सो वेलकम आईआईपियंस एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो देखो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन शो किया है कि थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो हम किस तरह से पढ़ेंगे। अभी हम ओनली जीसेट अप्रोच से ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैं ट्राई करूँगा कि पहले हम जीसेट का जो अप्रोच है वो कंप्लीट कर ले। बाद में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर देंगे। इसमें जो नेट और गेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हम बाद में कवर अप कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है जीसेट के जो टॉपिक्स है जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हम कवर अप करें। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, उसके बाद लेंगे डिफरेंट सिस्टम्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड मैक्सवेल्स रिलेशंस। तो थर्मोडायनेमिक्स है उसका जो मैंने एक आउटलाइन यहाँ पे बता दिया है कि किस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, और बात रहेगी उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम देखो यहाँ पे एक और बात मैं बता रहा हूँ कि बिफोर 10 जनवरी जो भी सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा वहाँ तक ही हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 10 जनवरी के बाद अगर मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ तो आप उसको देखने की ट्राई करेंगे और उसकी वजह से आपका जो पेपर और उसका जो फोकस है वो आपको बाकी रह जाएगा। पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो पहले यहाँ पे लेक्चर में ये भी मैं बता रहा हूँ कि पेपर सोल्विंग आपको फर्स्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर सोल्विंग करना। और इसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, तो रिवीजन करना है। और बाद में मैं कुछ स्टैंडर्ड पेजेस आपको अपलोड कर दूंगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और टॉपिक्स की पीडीएफ जो आपको डायरेक्टली ही याद रखना है, डायरेक्टली मेमोराइज करना है। तो ये आपको इतना आपको करना है तो आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो शुरू हम करने वाले हैं कहाँ से। देखो पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सभी प्रिपेयर किया हुआ है, लिख दिया है कि देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने लिखा है कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम of material having heat capacity C from 20 डिग्री to 80 डिग्री सेल्सियस। तो देखो एक अप्रोच हमारा क्या होगा कि 5 किलोग्राम मटेरियल है तो उसकी हीट कैपेसिटी से हम उसको डायरेक्टली टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके, ये बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे और डायरेक्टली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट की तो आप यहाँ पे गलती करेंगे। तो हमें क्या करना है, डी क्यू इक्वल टू सी डी टी मीन्स कि डेल्टा क्यू इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, यही हमें अप्लाई करना है। तो डायरेक्टली ही 60 सी जितना मतलब हीट कैपेसिटी जितना है उतना ही यहाँ पे 60 टाइम्स हीट ट्रांसफ़र होगा, क्लियर, हीट रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे
ये प्रॉब्लम से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन क्या करने वाला हूँ कि देखो आपको क्या करना है कि पहले तो डेफिनेशन से कोई भी लॉज है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना है, वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है। इससे ही आपको थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो फर्स्ट वी डिफाइन इंटरनल एनर्जी मीन्स U और वी कैन से दैट E। सो इंटरनल एनर्जी है वो किसे कहते हैं, देखो द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम is called internal energy. Clear? The sum of all types of energy of constituents of the system is called internal energy। मतलब कि सिस्टम के सभी कंस्टिट्यूएंट से उसकी एनर्जी, वो भी पूरे के पूरे ऑल टाइप्स ऑफ, मतलब कि सभी टाइप्स की एनर्जी है उसको मिलाते हैं तो इंटरनल एनर्जी बनती है। तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं U से, और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी UK और UP मतलब इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से आती है कि अगर कहीं पे भी बॉल से, ओके, इंटरनल एनर्जी में कहीं पे देखो एक बलून है यहाँ पे, उसमें कुछ इस तरह से एटम्स है, तो एटम से उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमें मिल रही है, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जो एटम और एटम के बीच का एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, मतलब कि उसका इंटरेक्शन होता है, उससे ही पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी T का फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी है वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों का फंक्शन है। क्लियर? तो कभी भी आपको इस तरह से शो किया जाए TV मतलब कि इंटरनल एनर्जी एंड फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये इसका फंक्शन है, इस तरह से शो किया जाता है। क्लियर? अब आइडियल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होगा। आइडियल गैस के लिए देखो आइडियल गैस है, आइडियल गैस, इसके लिए क्या होगा, इंटरनल एनर्जी U सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होगा। क्योंकि आइडियल गैस हम कंसीडर किस तरह से करते हैं कि एक ऐसा गैस कि जिसमें, देखो एक ऐसा गैस कि जिसमें उसके एटम से उसके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, और उसका जो एटम से उसकी साइज उसकी 0 कंसीडर कर लेते हैं हम। क्लियर? तो उसके बीच इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, तो सिर्फ T का ही फंक्शन होगा। अब देखो हमें पता है कि U इक्वल टू U ऑफ T V है, ओके, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट इनटू dt, ओके, प्लस डेल U बाय डेल V और टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे dV। क्लियर? तो इस तरह से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो देखो आइडियल गैस के लिए क्या होगा, फॉर आइडियल गैस, देखो आइडियल गैस के लिए ये जो टर्म है, ओके, कौन सी टर्म, जो
वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम है उसका कांस्टेंट ही रहेगा। तो आइडियल गैस पे आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन V, सो du इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी, V कांस्टेंट एंड dt, ये इसका फॉर्मूलेशन होगा। देखो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। मतलब कि स्टेट फंक्शन मतलब कि ये फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे ही डिपेंडेंट रहता है। क्या? फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे ही डिपेंडेंट रहता है। इसको कोई भी पाथ से ले जाओ उस पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। मतलब कि मैंने आपको 20 रुपीज़ दिए हैं तो आपको 20 रुपये मिले हैं, उसी से देखो आपके पास कुछ नहीं था, देखो 0 था, उसमें से 20 रुपये मिल गए। अब कैसे मिले वो आपको नहीं चाहिए, उसका रीज़न नहीं चाहिए, किस तरह से दिए हैं, मैंने पेटीएम किए हैं, फ़ोनपे किया है या तो कैश दिए हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। आपका जो अकाउंट है उसमें 20 रुपये इंक्रीज़ हो गए, या तो आपके हाथ में 20 रुपये आ गए, आपके पास 20 रुपये नहीं थे, 20 रुपये आ गए, उसी से आपको मतलब है। तो इसी को ही क्या कहा जाता है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड रहता है। सो देखो यहाँ पे क्या होगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल एंड यू एफ माइनस यू आई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी 0। देखो साइक्लिक प्रोसेस मतलब कि क्या, कि यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ पे ही इसी पॉइंट पे हम आते हैं। तो देखो हमें पता है कि एक एग्जांपल आता था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ से अगर शुरू करते हैं और इतना हम मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस नॉन ज़ीरो आता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपका स्टेट फंक्शन है, आपकी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंडेंट रहता है। डिस्टेंस है वो आप डिफरेंट पाथ से जा रहे हो तो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो इंटरनल एनर्जी की बात हो गई। अब बात करते हैं हम हीट की। हीट मतलब कि क्या? देखो फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास। मतलब कि देखो मास है उसका कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। एनर्जी वो भी कौन सी? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है, उसी को ही हम हीट कहेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र है वो अगर हम करेंगे तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? देखो dq मतलब कि चेंज इन हीट, ओके, या तो हीट ट्रांसफ़र कह सकते हैं। सो देखो dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर? dq is directly proportional to the mass into difference of temperature। तो देखो अगर हमें इसका कांस्टेंट, इसकी प्रोपोर्शनलिटी साइन है वो हमें रिमूव करनी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक इक्वल टू की साइन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे mc इंटू dt। तो यहाँ पे ये जो C है उसी को क्या कहेंगे हम? देखो C है उसी को ही हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। क्लियर?
C है उसी को ही हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। और स्पेसिफिक हीट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखो C इक्वल टू 1/m एंड dq/dt, इस तरह से C को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इसका मतलब क्या है कि देखो 1 ग्राम है, 1 ग्राम मास है, उसको 1 डिग्री से चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को ही क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मटेरियल बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल। क्लियर। तो इसका यूनिट यहाँ पे मैंने शो किया है कि कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक यूनिट हीट का आ जाएगा, मतलब कि कैलोरी या तो किलो कैलोरी, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, देखो ग्राम, और टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे केल्विन लिख सकते हैं, यहाँ पे किलोग्राम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर। ओके। तो हीट ट्रांसफ़र है, स्पेसिफिक हीट है, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो स्पेसिफिक हीट किस तरह से डिफाइन करते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। C इक्वल टू 1/m dq/dt। इसका मतलब है कि 1 ग्राम मटेरियल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए उसी को ही हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कहेंगे। क्लियर। ओके। तो उसका यूनिट यहाँ पे मैंने बता दिया है, तो आपको कहीं पे भी गलती नहीं करनी है। दूसरी बात कि अगर यही हीट है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर दे कि देखो हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, ओके, इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम we can put 1 mole, then we will define the molar specific heat। तो 1 मोल है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 1 केल्विन है, उससे आगे उससे टेम्परेचर है उसका बढ़ाते हैं, तो उसी हीट को क्या कहेंगे, मोलार स्पेसिफिक हीट कहेंगे हम। ओके। तो मोलार स्पेसिफिक हीट है, उसका भी यूनिट क्या होगा, देखो कैलोरी, और जहाँ पे ये मास था वहाँ पे उसका यूनिट क्या आ जाएगा, देखो कैलोरी पर मोल इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, या तो कैलोरी पर मोल इंटू किलोग्राम कह सकते हैं हम। ओके। अब आता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, देखो द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल ऑफ गिवन मास, मतलब कि यहाँ पे एनी मास, मतलब कि मास है वो कोई फिक्स नहीं रहेगा। ओके। तो मास यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा, तो आपको डायरेक्टली क्या करना होगा, देखो C इक्वल टू dq/dt। यहाँ पे आपको जो भी मास दिया गया है उसी का ही आपको पर्टिकुलर हीट कैपेसिटी फाइंड करना होगा। तो अगर मास वेरी हो रहा है तो हीट कैपेसिटी भी क्या होगा, वेरी होगा। सो द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल ऑफ गिवन मास ऑफ अ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे इसका यूनिट डायरेक्टली क्या होगा, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, या तो कैलोरी पर केल्विन। क्लियर। तो इसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब देखो मोलार स्पेसिफिक हीट की बात की थी, तो वैसे ही हम यहाँ पे मोलार हीट कैपेसिटी या तो मोलार स्पेसिफिक हीट उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा,
कि आपको गिवन और एनी नंबर ऑफ मोल्स, ओके, इतने मोल गैस है या तो कोई लिक्विड है, उसका आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, तो आप डायरेक्टली उसे कह सकते हैं मोलार हीट कैपेसिटी, ओके। और यहाँ पे मैं एक और बात बता रहा हूँ कि जो ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, ओके, उसको हम कह सकते हैं Na इंटू के बी। यहाँ पे Na है वो एवोगैड्रो नंबर है और Kb है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 और 1.38, ओके, 1.38 इसकी यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी है, 1.38 इंटू 10⁻23 है इसकी वैल्यू है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.314 इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर? ओके, तो देखो यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं और इससे आगे फर्दर हम थर्मोडायनेमिक्स है वो आज का ये इंट्रोडक्शन का ही लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। और थर्मोडायनेमिक्स है उसके लिए आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको इसको क्विक रिपीट करना है, क्विकली रिपीट करना है। मतलब इसको ऐसा नहीं करना है कि आप आराम से पढ़ रहे हैं और उसको शांति से पढ़ रहे हैं और मेमोराइज कर लेंगे, आप ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि स्पीड में पढ़ना है और आपको स्पीड में पढ़ना है और नंबर ऑफ रिपीटेशंस ज़्यादा होने चाहिए। रिपीटेशन से उसका रेट और उसका नंबर ऑफ रिपीटेशंस ज़्यादा होना चाहिए, ओके, ये हाई होना चाहिए। तो आप इजीली थर्मोडायनेमिक्स से वो याद कर लेंगे। क्लियर? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।